9 जुलाई 1763 को बर्धमान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4 से 5 सितंबर 1763 को राजकमल में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ चला जाता है और पटना की ओर इसके बाद चला जाता है। अब मीर कासिम किस प्रकार से बक्सर के युद्ध का एक प्लान करता है, इसके लिए किस प्रकार से रणनीति बनाता है। दोस्तों, दृष्टि ऑल एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पलासी युद्ध और मीर कासिम मीर जाफर के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो बक्सर के युद्ध का किस प्रकार से मीर कासिम ने एक प्लान बनाया। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी की। ये तैयारी पलासी की युद्ध की तर्ज पर बिल्कुल नहीं थी। इस तैयारी की बात करें तो पूरी तरह से अपनी अपनी क्षमता के साथ तैयारी की गई थी, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों के सामने मीर कासिम के संघ की बिल्कुल भी ना चली, क्योंकि अंग्रेजों ने वो कौशल दिखाया जो दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उन्होंने अभियानों में जो अनुभव लिया था, और 1760 के बांडीबास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। उसी तर्ज पर अंग्रेजों ने मीर कासिम के संघ को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल डाला और मुगल शक्ति की बची हुई जितनी भी साख थी उस साख को धूमिल कर दिया। युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए और मुगल शाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। परंतु रॉबर्ट क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बेटे नजीम-उद-दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली। नवाब की सेना प्राह भंग ही कर दी गई और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम सूबेदार बनाया जाता है। अब इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि होने का क्या कारण था और इलाहाबाद की संधि में क्या क्या निर्णय लिए गए, किन किन के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव, जैसा कि पहले बताया, वापस आता है। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य के पूरा करने के लिए वह अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट जाता है और 1765 में 2 संधियां करता है। पहली संधि मुगल शासक शाह आलम के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ। इलाहाबाद में ये दोनों संधियां होती हैं। अवध के साथ संधि जब करता है, नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोरा शाह आलम द्वितीय को देने के लिए तैयार हो जाता है। कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए देता है। बलवंत सिंह बनारस का जमींदार होता है, उसको पूरे स्टेट का पूर्ण अधिकार देने के लिए तैयार हो जाता है और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर भी सहमत हो जाता है। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया जाता है। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हो जाती है। इस प्रकार से अवध के साथ संधि होती है। अब शाह आलम द्वितीय के साथ किस प्रकार से संधि में प्रावधान किए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत जो निर्णय लिए, वो सबसे पहले निर्णय ये था कि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में पहुंच जाता है और इलाहाबाद और कारा जो मिला था नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए जाते हैं। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई।
इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। मुगल शासक प्रांतों में निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि में जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान है, अवध के साथ संधि हुई, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई। इन दोनों संधियों में किस प्रकार से प्रावधान किए गए, किस प्रकार से निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार थे। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृत समान हो गई। कंपनी को दीवानी मिल जाने बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त कर दी गई। पलासी एवं बक्सर के युद्धों का क्या महत्व रहा? अंग्रेजों ने पलासी यानी 1797 में जो युद्ध हुआ और बक्सर 1764 के दौरान जो युद्ध हुए, इनमें निर्णायक विजय प्राप्त की। बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित कर ली और मिलाकर अंग्रेजों का इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका कुछ निश्चित महत्व भी था। पलासी युद्ध का महत्व था कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों को जो विजय मिली, बंगाल के इतिहास में विशेष प्रभाव इसका हुआ। अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाबों की स्थिति कमजोर दर कमजोर होने लगी। भले ही विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त हुई, लेकिन उनका अंग्रेजों का इसमें बहुत ही फायदा हुआ। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यावहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी के नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के दिए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर कर दिया। अब नवाब सिर्फ कहने के लिए नवाब रह गया था, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास यानी कंपनी के पास हो गई थी। बक्सर युद्ध का महत्व भी अंग्रेजों के लिए काफी हुआ। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ पलासी की युद्ध से हो चुका था, लेकिन जो चरम परिणति बक्सर युद्ध में मिल गई थी इन लोगों को। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग के सूर को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हो जाता है। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ तो बना लिया, लेकिन इसमें सफलता ना मिल पाई। यह संघ अंग्रेजों को सम्मुख असफल रहा और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग एक दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती वह व्यापारिक रुचि थी कि जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरियों ने अंग्रेजी सेना को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव से बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित भी किया। अब बंगाल में द्वंद्व शासन किस प्रकार से आता है? द्वंद्व शासन का महत्व क्या था? जब बक्सर युद्ध में भी अंग्रेजों को जीत हासिल हुई, पलासी के युद्ध में भी जीत हासिल हुई, तो अंग्रेजों का आगे का प्लान किस प्रकार से रहा? अब द्वंद्व शासन की नीति आती है और ये नीति का क्या उद्देश्य था?
है। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन की शुरुआत कर दी, जिसमें दीवानी यानी राजस्व वसूलने और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारियों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। यानी कंपनी ने जो मुगल शासक से दीवानी कार्य यानी राजस्व वसूलने के कार्य तो ले लिए, और निजामत यानी निजामत का मतलब यहाँ हुआ पुलिस एवं न्यायिक कार्य, वो बंगाल के सूबेदार से लिए। जो बंगाल के सूबेदार की बात करें तो पहला सूबेदार कौन था? रजा खां था, मोहम्मद रजा खां, जैसा कि पहले बताया था मैंने। तो इससे निजामत के अधिकार ले लिए और बंगाल के नवाब से दीवानी कार्य ले लिए। यानी प्रशासनिक और वित्तीय दोनों कार्य कंपनी ने धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिए। द्वंद्व शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व को बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है। जो प्रशासन की रीढ़ होती है, करने की जो रीढ़ होती है, वो यानी धन और वित्तीय के मामले में बात करें तो यही होता है उसकी रीढ़ की हड्डी। और दोनों ही प्रशासन और वित्तीय मामले अंग्रेजों के हाथों में पहुंच जाते हैं। 1765 ईस्वी के अगस्त महीने में स्थापित द्वंद्व शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिल जाता है, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता होती है, फिर भी दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि दीवानी ही अधिकार है ऐसा जो एक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है, और अर्थव्यवस्था वाला वित्तीय मामलों वाला अधिकार है वो कंपनी के पास पहुंच जाता है, जिससे कंपनी का आमूल परिवर्तन होता है। यानी उसके जो परिवर्तन में जो देखा जाता है बढ़ोतरी देखी जाती है। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक दो भाइयों को देते हैं। प्रमुख दीवानी कार्यालय हैं वो मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित कर देते हैं। इसके बाद शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित कर देते हैं। उस समय बंगाल का नवाब अल्प वयस्क रहता है, यानी उम्र के दायरे में नहीं रहता है, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी जाती है। अब नवाब जो है नायब के सामने नाम मात्र रह जाता है। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, द्वंद्व शासन का मतलब यही है कंपनी का, इसमें लालच छुपा हुआ है कि जो बंगाल के नवाब के पास प्रशासनिक काम है और वित्तीय काम है, बस उन दोनों कामों को, उन दोनों अधिकारों को कंपनी को अपने नाम करना है। धीरे धीरे कर करके पहले कंपनी वित्तीय मामलों को देखने लगती है, फिर धीरे धीरे करके 53 लाख रुपए वार्षिक देती है कि प्रशासनिक काम आप देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब नवाब ही अल्प वयस्क रहता है, यानी उम्र दराज नहीं रहता है, तो उसके स्थान पर एक नायब सूबेदार रख दिया जाता है। अब धीरे धीरे कंपनी भी प्रशासनिक काम भी अपने हाथों में ले लेती है। इस प्रकार से द्वंद्व शासन में भी वो एक प्रकार से सफल होते हैं। लेकिन कहते हैं कि द्वंद्व शासन के कुछ दोष भी थे। क्या दोष थे? रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक भी था और सफल कूटनीतिक भी था। उसने द्वंद्व शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार पर इनको अच्छे से बना दिया। लेकिन इस शासन प्रबंधन में इसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं, जिससे कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो जाती है। दोष तो आ जाते हैं, लेकिन द्वंद्व शासन की वजह से कंपनी की जो
वित्तीय मामलों के आधार पर जो वृद्धि होती है 30 लाख पॉइंट की वृद्धि हो जाती है। किंतु इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही इसमें अनेक प्रकार के दोष मिल जाते हैं, जैसे कि व्यावहारिक दृष्टि से द्वंद्व शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहता है। इसके परिणाम बुरे निकलते हैं। एक और प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ रहता है, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है, क्योंकि नवाब के पास वित्तीय मामले नहीं थे, प्रशासनिक मामले दे दिए। प्रशासनिक मामले देखेगा तो उसको वित्तीय भी यानी बजट की भी तो दिक्कत होगी भाई, उसके लिए देने फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी तो बनाना पड़ता है, आर्थिक बैकग्राउंड भी तो बनाना पड़ता है। तो नवाब के साथ एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया था। दूसरी और कंपनी का उस पर नियंत्रण भी था, जबकि दूसरी ओर यह भी था कि अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी, वित्तीय शक्ति अंग्रेजी हाथों में थी। तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं बचा था, नाम मात्र का बचा था। नाम मात्र का जब बचा था, लेकिन वो हुआ अल्पवयस्क निकला, तो उसके स्थान पर एक नायब सूबेदार रख दिया जाता है और 53 लाख रुपए में वार्षिक 53 लाख रुपए दे दी है कंपनी वो प्रशासनिक काम देखने के लिए। लेकिन उसमें भी उसकी उम्र उसकी दायरे में नहीं रहती है जो नवाब बनने की है, तो इसके लिए अल्पवयस्क घोषित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नायब सूबेदार रख दिया जाता है। कंपनी वो भी प्रशासनिक काम में धीरे धीरे बंगाल के नवाब से छीन लेती है। तो वित्तीय मामलों में और प्रशासनिक मामलों में द्वंद्व शासन कंपनी अपने नाम कर लेती है। इसी उद्देश्य से द्वंद्व शासन लाया गया था और कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही जो की, उसका मुख्य लक्ष्य यही हो गया था कि शासन प्रशासन चले या ना चले, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा धन निर्धारित कर उसको ठीक तरीके से कमाया जाए और प्रशासन ठीक चले या ना चले, उनका उद्देश्य यही था कि धन को इकट्ठा किया जाए। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा और नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्ति जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण शुभारंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, व्यापार की स्थिति में भी बदतर हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ने लगा। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय करना शुरू कर दिए और कई ने बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए अपने आप को ढाल लिया। क्या करें, बाध्य हो गए। द्वंद्व शासन का अंत में किस प्रकार से प्रभाव रहा, किस प्रकार से द्वंद्व शासन का अंत हो जाता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन का प्रबंध की स्थापना के लिए एक महत्व दिया था, लेकिन उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वंद्व शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वंद्व शासन को जो बनाया लाया, इसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त कर देता है। द्वंद्व शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग ने इस व्यवस्था के दोषों को देखा और निराकरण को बताया कि उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताय राय, इनको जो बनाया गया था नायब सूबेदार, इनको उनके पद से हटा दिया, पद मुक्त कर दिया और शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। किसने? रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग ने। रॉबर्ट क्लाइव ने तो द्वंद्व शासन लाया था वो, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको हटा दिया। और जो रजा खां था, मोहम्मद रजा खां और राजा सितार राय जो बनाए गए थे इसके लिए सूबेदार, इनको इनके पद से हटा दिया और इसके स्थान पर उन्होंने खुद अपने हाथों में ये देखा और देखने के बाद क्या किया
देसी समहर्ताओं यानी कलेक्टरों के, समहर्ता का मतलब होता है कलेक्टर, तो इनके कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समहर्ताओं की नियुक्ति कर दी। जो देसी समहर्ताएं थी, जो देसी कलेक्टर थे, उनके स्थान पर अंग्रेजी कलेक्टरों की नियुक्ति उसने कर दी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासनकार के रूप में पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया और उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दी निश्चित। यानी हेस्टिंग ने क्या किया, बंगाल का जो नवाब था शासनकार के रूप में पूर्ण रूप से उसको मुक्त कर दिया और 16 लाख रुपए उसे वार्षिक पेंशन के तौर पर रख दिया कि आपको 16 लाख रुपए दिए जाएंगे वार्षिक, आपका पद नवाब वाला, आप उससे मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से द्वंद्व शासन का अंत हो जाता है। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में मैसूर विजय के बारे में। मैसूर विजय किस प्रकार से हुई उसमें हम जानेंगे, और महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए, प्रथम मैसूर युद्ध, ओंगल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। तो इसका पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।